चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्ग जिले के बारे में। और देखिएगा दुर्ग जिला जो है इसके बारे में क्या क्या तथ्य हमको मिलता है या दुर्ग जिला के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने दिमाग में पहले से ही इस बात को बैठा लीजिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हुआ है, रायपुर का जो क्षेत्र है, उसके बाद आपका दुर्ग का नाम आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ विकास की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें, तो दुर्ग का क्षेत्र जो है ना सबसे ज्यादा आगे है, याद रखिएगा, अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि दुर्ग क्षेत्र में वो निवासी रहते हैं या वो लोग रहते हैं तो वो फसल पर कम या फिर जो आपका कृषि का कार्य है उसमें कम डिपेंड करते हैं या निर्भरता करते हैं। ज्यादातर कहाँ रहते हैं, वो औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उद्योगों के आसपास या उद्योगों पर निर्भरता वाले जो लोग हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं, दुर्ग क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, यानी दुर्ग के क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो याद रखिएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकसित जिले की बात करते हैं, ठीक है, तो आज वर्तमान स्थिति में अगर आप दुर्ग को देखेंगे तो रायपुर से भी आगे नजर आता है। ठीक है, कारण क्या है, दुर्ग में कई ऐसे फैक्ट्रियां हैं, कई ऐसे कारखाने हैं जो दुर्ग को बाकी जिलों के साथ जो है तुलनात्मक रूप से जो है आगे रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा, दुर्ग में जो है आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा जो नजर आएगा वो है औद्योगिक क्षेत्र, और कहां पर, दुर्ग क्षेत्र में। ठीक है, देखिएगा, तो ठीक है, दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है याद रखिएगा, या दुर्ग जो जिला है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर एक जिला के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ये समझिए कि आप तुलनात्मक रूप से जो है अपने दिमाग पर कुछ बातों को रख सकते हैं पहले से ही, जो क्वेश्चन को देखने के बाद आपका जो आंसर है वहां पर वो आप तुलनात्मक रूप से उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो दुर्ग का जो प्राचीन नाम है, या दुर्ग को जो हम प्राचीन समय में कहते थे, याद रखिएगा, वो कहते हैं शिवदुर्ग। ठीक है, इसे कहा जाता है शिवदुर्ग, यानी कि दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, शिवदुर्ग। ठीक है, तो इसका कारण था, याद रखिएगा, कि किस कारण से इसे शिवदुर्ग कहा गया, तो याद रखिएगा, शिवनाथ नदी के शिवनाथ नदी के पास होने के कारण या समीप होने के कारण इसे नाम दिया गया शिवदुर्ग का। ठीक है, तो शिवदुर्ग जो है बेसिकली याद रखिएगा शिवनाथ नदी के कारण निर्मित जो दुर्ग का मतलब, एक बात ध्यान रखिएगा, दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला या फोर्ट। ठीक है, तो दुर्ग जो किला है या फोर्ट है वो शिवनाथ नदी के किनारे बनाया गया था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया शिवदुर्ग। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके संबंध में जैसा कि हम सभी जिलों के लिए पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासन, भौगोलिक स्थिति, इस जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और अंत में जानेंगे पर्यटन के बारे में। ठीक है, तो इस जिले के बारे में पढ़ने से पहले याद रखिएगा हम इन 5 बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे इस जिले के लिए। ठीक है, जैसे इस जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस जिले को किसने बनाया, इसके संबंध क्या है, क्या क्या जानकारी इससे संबंध मिलती है, प्रशासन क्या है इसका, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है कितनी जनसंख्या है, साक्षरता कैसा है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र कितना है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन सा मिनरल्स वाला क्षेत्र है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कौन सी जनजाति रहती है या जनजाति बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, इस प्रकार जानकारियां, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे पर्यटन के बारे में, कौन कौन सा पर्यटन क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे फिर वो प्राकृतिक क्षेत्र हो। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि यह जिला कैसे पुराना है या किसके संबंध में क्या क्या जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो देखिए, ये समय है कलचुरी काल का। ठीक है, मतलब इसकी जो जानकारी मिलती है शिवदुर्ग के संबंध में, यानी इसका जो नामकरण आपने देखा कि इससे पहले इसका नाम क्या था, शिवदुर्ग। ठीक है, इसका प्राचीन नाम या दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, शिवदुर्ग था। तो याद रखिए, कलचुरी काल में क्या हुआ कि राजाओं के द्वारा जो है ना, एक व्यक्ति था जगपाल। ठीक है, कलचुरी शासकों ने क्या किया, जगपाल जैसे एक व्यक्ति को जो है यह क्षेत्र, यानी कलचुरी काल में राजा के द्वारा जो है किसी राजा के द्वारा जगपाल नामक व्यक्ति को जो है दुर्ग का क्षेत्र दे दिया गया शासन के लिए। ठीक है, यही तो उसकी शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा, यानी दुर्ग को किसने बसाया था,
जगपाल ने, यानी दुर्ग जो कि कहलाता था शिव दुर्ग, यहां पर जगपाल ने किले का निर्माण कराया और तब जाकर जो है ये शिवनाथ नदी किनारे होने के कारण इस जगह को बोला गया शिवदुर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस जगह को बसाने वाले, ठीक है, देखिए कलचुरी काल में कलचुरी शासक के द्वारा दिया गया क्षेत्र है, के द्वारा जगपाल को दिया गया था यह क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, कलचुरी काल में जो है जगपाल को दिया गया था, याद रखिएगा, यह क्षेत्र, और उसके बाद जो है यह क्षेत्र क्या कहलाया, दुर्ग का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, अब दुर्ग के क्षेत्र के साथ जो है याद रखिएगा दुर्ग शहर का निर्माण जिसने कराया है, या दुर्ग के बारे में जो जानकारी मिलती है वो संबंधी जानकारी जो है शिव दुर्ग के बारे में मिलता है। ठीक है, यानी आप एक बात बस ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्ग शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो जगपाल ने करवाया था। यही माइंडसेट करना है, इसको आईएमपी कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है वो इसी से पूछा जाता है, ये नहीं पूछा था किसके काल में होता है, या फिर ये पूछा जाएगा सीधे से क्वेश्चन कि जगपाल के द्वारा कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में बसाया गया था, तो दुर्ग शहर बसाया गया था, याद रखिएगा, जगपाल के द्वारा। ठीक है, तो जगपाल नामक व्यक्ति के द्वारा जो है दुर्ग शहर बसाया गया, और इस दुर्ग शहर को बसाने में जो है, ठीक है, चूंकि ये शिवनाथ नदी किनारे था तो इसका नाम पड़ा शिवदुर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से पहले दुर्ग बनाया गया, दुर्ग का मतलब होता है किला, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था, तो दुर्ग का निर्माण किसने किया था, जगपाल ने किया था, और इसको जो है ये क्षेत्र किसने दिया था, कलचुरी शासक ने दिया था। ठीक है, कलचुरी शासक ने जगपाल को यह क्षेत्र दान में दे दिया, अधीनस्थ कर दिया, बोला कि जाओ तुम यहाँ पर शासन कर सकते हो। इसने आया, देखा यहाँ पर शिवनाथ नदी है, इसके आसपास कुछ नहीं बना है, पहले क्या करता है, ये दुर्ग बनवाता है, किला बनवाता है, और किला चूंकि नदी के किनारे था इसलिए इसका नाम पड़ गया शिवदुर्ग। ठीक है, तो शिवदुर्ग को किसने बनवाया है, आपके जगपाल ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है क्या होता है, इसके संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, कलचुरी के बाद कौन आया हमारे यहाँ, मराठा आए। ठीक है, तो मराठा के आने के बाद याद रखिएगा जब मराठा आते हैं, इस क्षेत्र में मराठा शासन करते हैं, तो मराठा के द्वारा जो है यह जो दुर्ग क्षेत्र है अब रायपुर में मिला लिया गया। ठीक है, यानी इसका प्रशासन किससे चलने लगा, रायपुर से, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका प्रशासन रायपुर से चलने लगा, जब मराठा है तो इस क्षेत्र को जो है रायपुर क्षेत्र में मिला लिया गया और रायपुर से इसको प्रशासित करना चालू कर दिया गया। ठीक है, तो मराठाओं के समय जो है दुर्ग जो है अब रायपुर का हिस्सा बन गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब जब अंग्रेज आते हैं इसके बाद देखिएगा कलचुरी के बाद मराठा है, मराठा के बाद अंग्रेज आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय दुर्ग जो है रायपुर का हिस्सा रहा, लेकिन 1906 में रायपुर से अलग करके दुर्ग जिला बना दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों के समय में याद रखिएगा 1906 में ये दुर्ग जिला बना है, याद रखिएगा 1906 में बना है ये। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण किया गया, किससे अलग करके, रायपुर से अलग करके। ठीक है, तो रायपुर से अलग करके दुर्ग बना है 1906 में, और इस प्रकार से जो है दुर्ग एक अपना क्षेत्र तैयार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अब दुर्ग से कौन कौन से जिले बने वो याद रखिएगा। ठीक है, तो दुर्ग से जिला, देखिएगा दुर्ग से कौन कौन से जिले बने हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले 1973 में राजनांदगांव क्षेत्र बना है। ठीक है, उसके बाद 1998 में याद रखिएगा कबीरधाम बना है राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव का हिस्सा लिया, कबीरधाम से बना, कबीरधाम बना है याद रखिए राजनांदगांव से। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 2012 बेमेतरा और बालोद, ये दोनों बने हैं, याद रखिएगा दुर्ग से। ठीक है, तो ये बस बेसिक है, याद रखिएगा कि आपको ये बातें जानकारी में रखनी है कि 1973 में राजनांदगांव से बन गया, राजनांदगांव से कबीरधाम बना 1998 में, और 2012 में बेमेतरा और बालोद दुर्ग से बने, डायरेक्टली दुर्ग से बने, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्टली बेमेतरा और बालोद जो है, अगर आप दुर्ग को देखेंगे, दुर्ग का उत्तर हिस्सा बेमेतरा कहलाता है, दुर्ग का दक्षिण हिस्सा क्या कहलाता है, बालोद कहलाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये था इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, हम लोग इसके प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन में क्या क्या जानकारी मिलती है दुर्ग के बारे में। इसके प्रशासन में याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 19 से 20 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, इस क्षेत्र की जनसंख्या है। ठीक है, दुर्ग जिला जो है अपने आप में बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा, और इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है, ठीक है, इसमें आपको जानकारी मिलेगा कि लगभग 19 से 20 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी जो है लिंगानुपात याद रखिएगा,
यहाँ का लिंगानुपात क्या है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। दुर्ग में ये लिंगानुपात है 966। ठीक है, चलिए लिंगानुपात के बाद देखिएगा, यहां पर शहरीकरण हुआ है जो, तो याद रखिएगा शहरीकरण क्षेत्र में जो है ये सबसे आगे है, लगभग 64% जो है ये शहरीकरण कर चुका है अपना। ठीक है, 64%। देखिए रायपुर भी, उसका भी शहरीकरण हुआ था 42% तक केवल। ठीक है, रायपुर का जो शहरीकरण हुआ 42%, दुर्ग का शहरीकरण हुआ 64% के आसपास। ठीक है, साक्षरता प्रतिशत देख सकते हैं आप, साक्षरता है लिटरेसी रेट 82%। हमारे छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी है बताइए, 70%। ठीक है, 70%। और यहाँ की साक्षरता है 82%। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की कंप्लीट साक्षरता जो है वो 70% है, लेकिन यहाँ की साक्षरता कितनी है, 82%। दिखा, ये इसमें आगे है। ठीक है, साक्षरता में आपको आगे मिलेगा, पढ़े हुए लोग जो है यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा यहाँ का जिला कोड क्या है, जिला कोड CG7। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। ठीक है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 53 ना, अभी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं 53 के बारे में, रायपुर से गुजरता है यही वाला रोड। राजनांदगांव पढ़ लिया हमने, मैंने बताया था राजनांदगांव से निकलता है आपका, ठीक है, भंडारी वाला क्षेत्र से निकलता है, फिर वहां से दुर्ग आता है, दुर्ग से फिर आपका रायपुर, फिर सरायपाली, सरायपाली से होते बाहर उड़ीसा चला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने दो खास बात बताया था, बताइए जल्दी से कि NH 53 की दो खास बातें क्या है। हाँ, सबसे पुराना सड़क है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन सड़क NH 53 है। दूसरा, सबसे बिजी सड़क है, यानी जितनी गाड़ियां इसमें चलती है उतनी गाड़ियां किसी सड़क में नहीं चलती, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों के समय बनाया हुआ सड़क है ये, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा NH 53 जो है सबसे प्राचीन सड़क और साथ ही साथ क्या है, हाँ बिजी सड़क है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा इसका मुख्यालय तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, सीमावर्ती जिले, तो इसके सीमावर्ती जिले हैं, याद रखिएगा 6। देखिए सीमावर्ती जिले के लिए इसको समझिएगा, ये जो है आपका दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेमेतरा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो बालोद। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो आपका ये क्षेत्र है आपका खैरागढ़ का क्षेत्र। ठीक है, और ये क्षेत्र है आपका राजनांदगांव, खैरागढ़ राजनांदगांव। ठीक है, और इस तरफ आएंगे तो आपका ये है आपका रायपुर और ये है आपका धमतरी। ठीक है, कितने जिले हो गए, 6 जिले। तो याद रखिएगा इस प्रकार से 6 जिले घेर के बैठे हुए हैं किसको, दुर्ग को, याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 जिले इसके सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा दुर्ग जिला एक किस प्रकार जिला है, भू-आवश्यक जिला है। भू-आवश्यक जिला वे जिला होते हैं जिनको अपने जिले के द्वारा घेरा जाता है। ठीक है, ये किसी राज्य को टच नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किसी बाउंड्री, राज्य की बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में जो है आपको तहसील मिलेंगे 6। ठीक है, तहसील की संख्या 6, विकासखंड की संख्या 3। ठीक है, तहसील 6 है और विकासखंड है इसमें 3 आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नगर निगम। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर 4 नगर निगम है, इस जिले में 4 नगर निगम। ठीक है, 4 नगर निगम, याद रखिएगा सबसे ज्यादा नगर निगम के क्षेत्र यहीं पर है। ठीक है, और नगर निगम होने का कारण मैंने आपको बताया था कि नगर निगम वहीं पर होते हैं जहां पर लोग जो है ना किस पर आश्रित हो, गैर कृषि कार्यों पर। ठीक है, जैसे कृषि का कार्य क्या हुआ कि आप जो है ट्रैक्टर चलाते हो, आप चाहे खेती बाड़ी करते हो, वो कृषि का कार्य हो गया। लेकिन मैं जाता हूँ NTPC में काम करने, मैं जाता हूँ भिलाई स्टील प्लांट में काम करने, मैं जाता हूँ फेरोस्क्रैप कारखाने में काम करने, मैं जाता हूँ सीमेंट कारखाने में काम करने, मतलब ऐसा कार्य जब वहां के लोग जो है पूरी तरीके से किस पर निर्भर हो, गैर कृषि कार्यों में, जो कृषि का कार्य नहीं करते हो, तो ऐसी पॉपुलेशन में जो है वहां पर नगर निगम बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नगर निगम की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से नगर निगम है, तो देखिएगा दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम, हाँ चरोदा नाम नहीं सुना है, रिसाली। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 नगर निगम है, याद रखिएगा। सबसे नया नगर निगम कौन सा है, रिसाली, इसको डैश करके लिख लीजिएगा। सबसे नवीनतम नगर निगम है छत्तीसगढ़ का, 14वें नंबर का रिसाली। ठीक है, रिसाली का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, आप शांति नगर जैसे ही आप सुपेला जाएंगे ना, सुपेला से आप जब जैसे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं उस तरफ, ठीक है, पश्चिम की ओर, तो उस तरफ आपका रिसाली है। यानी आप समझिए कि भिलाई का सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन वाला एरिया, पूरा रिसाली वाला एरिया, इसलिए
याद रखिएगा भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहते हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है, खेल की राजधानी कहते हैं छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखिएगा भिलाई ज्ञान की राजधानी भी है और खेल की राजधानी भी है, ठीक है। वैशाली का नाम याद रखिएगा, चरोदा का भूलेगा मत, ठीक है। चार नाम दुर्ग भिलाई पहले बड़ा था और दुर्ग भिलाई एक साथ है, इसलिए याद रखिएगा इसको ट्विन सिटी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का ट्विन सिटी दुर्ग और भिलाई को कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए एक स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्टेडियम ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भिलाई का एक स्टेडियम जिसका नाम है जयंती स्टेडियम, जयंती स्टेडियम, इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? तो याद रखिएगा वीर नारायण, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर जयंती स्टेडियम को डाल दिया गया, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखिएगा इसका नाम बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह कर दिया गया है, याद रखिएगा। जयंती स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये था इसका प्रशासन, ठीक है। अब देखिएगा इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं। कोई डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? तहसील आगे पढ़ेंगे हम लोग, 6 कौन-कौन से तहसील है मैप में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ विधानसभा क्षेत्र, देखिए विधानसभा क्षेत्र जो है इसके जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं याद रखिए, ठीक है। 6 क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। अब इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में बस ये याद रखना है कि दुर्ग का भी सेम, जैसे रायपुर के लिए पढ़ा था आपने, ठीक है, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि इनमें 6 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र है देखिएगा, एक है अहिरवारा, याद रखिएगा अहिरवारा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दुर्ग आपका ग्रामीण और शहरी, तो ध्यान रखिएगा ये 2 क्षेत्र हैं, दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहरी क्षेत्र, ठीक है। यानी टोटल 3 हो गए यहाँ पर। इसके अलावा देखिएगा आपका वैशाली नगर, भिलाई नगर, ठीक है, वैशाली नगर, भिलाई नगर, और पाटन का क्षेत्र, पाटन का क्षेत्र, ठीक है। पाटन से कौन खड़ा होता है? भूपेश बघेल, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अहिरवारा, दुर्ग का ग्रामीण और शहरी, यानी 2 होगा ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा दुर्ग ग्रामीण भी है, दुर्ग शहरी भी है, और वैशाली नगर हो गया, और उसके बाद भिलाई नगर हो गया और पाटन हो गया। ये 6 क्षेत्र आते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र 6 है, याद रखिएगा, और लोकसभा क्षेत्र 1 है जो कि दुर्ग है, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र 1 दुर्ग आता है, ठीक है। क्लियर? तो ये 6 नाम याद रखिएगा। अहिरवारा, अहिरवारा के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ना अहिरवारा जो क्षेत्र है, ठीक है, एकमात्र एससी रिजर्व क्षेत्र है ये, ठीक है। अहिरवारा एकमात्र एससी रिजर्व क्षेत्र है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्लियर? तो एससी रिजर्व में आता है। चलिए देखिएगा भौगोलिक क्षेत्र, हाँ चलिए भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति, ठीक है। देखिए भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले याद रखिएगा यह क्षेत्र किसमें आता है? तो दुर्ग का जो ये क्षेत्र है इसका फिजिकल या भौतिक जो संरचना है, भौतिक जो संरचना है ये सामान्य तौर पर जो है महानदी बेसिन के, देखिए महानदी बेसिन को भी ना 2 भागों में बांटा गया है, एक मैदानी क्षेत्र और दूसरा ऊंचावत क्षेत्र, ठीक है। तो ये ऊंचावत क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा रिलीफ एरिया इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं ऊंचावत क्षेत्र, या फिर आप इसे कहते हैं सीमांत ऊंचावत क्षेत्र। सीमांत लिख लीजिएगा क्योंकि इससे सीमा निर्धारित होता है, सीमांत ऊंचावत क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी ये महानदी बेसिन के सीमांत ऊंचावत क्षेत्र में आता है। जैसे महानदी बेसिन को देखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा आपको महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन है, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको यही है दुर्ग, ठीक है। तो दुर्ग जो है उसके हाइट वाले, जैसे देखिए आपने क्या किया, अपना आंगन बांधने के लिए क्या किया, ईंट का दीवार लगा दिया, तो जो ईंट का दीवार है वही दुर्ग है, याद रखिएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो महानदी का ऊंचावत क्षेत्र ही दुर्ग क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर चट्टाने या फिर रॉक्स कौन सी पाई जाती है? तो याद रखिएगा कडप्पा रॉक्स मुख्य तौर पर यहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर का क्षेत्र है ये। आप एक नाम याद रखिएगा नंदनी खुंदनी, जहां से चूना पत्थर निकाला जाता है, नंदनी खुंदनी, ठीक है, याद रखिएगा चूना पत्थर का क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी कुछ क्षेत्र मिलेगा, जैसे जामुल में निकलता था, इसके अलावा सेमरिया में, ठीक है। ये वो क्षेत्र है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है, याद रखिएगा चूना पत्थर का क्षेत्र है, ठीक है। तो चूना पत्थर का क्षेत्र है। साथ ही साथ याद रखिएगा खनिज के अलावा, ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दुर्ग जिले में? तो याद रखिएगा यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है आपकी
लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है और काली मिट्टी थोड़ा सा पाया जाता है। थोड़ा का मतलब कम एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मुख्य रूप से और कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा नदी के नाम पर यहाँ पर दो नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर दो नदियां हैं, एक नदी है आपकी शिवनाथ नदी और दूसरी नदी है आपकी खारून। ठीक है, लेकिन दुर्ग जिला जो है ये किस पर बसा हुआ है, शिवनाथ पर, ये ध्यान रखिएगा। रायपुर किस पे बसा हुआ है, खारून पर। ठीक है, दोनों की मुख्य नदियों का नाम याद रखिएगा, दुर्ग शिवनाथ के लिए और रायपुर जो है खारून के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज खारून नदी जब यहाँ से गुजरती है ना तो इसके तट पर एक घाट है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शनिचरी घाट आप सुनते हैं, ठीक है, ऐसे घाटों के नाम है, वैसे ही एक घाट है याद रखिएगा, तर्री घाट, इसी नदी पर है याद रखिएगा, दुर्ग जिले में तर्री घाट। ठीक है, खारून नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा, दुर्ग जिले में तर्री घाट। ठीक है, तो घाट का नाम याद रखिएगा, तर्री घाट का नाम। ठीक है, बाकी शिवनाथ को तो लंबा पढ़ना है अभी आपको, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में और क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा दुर्ग जो क्षेत्र है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है किसके लिए, उद्योगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसको उद्योग वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि नदी का जो क्षेत्र है वो याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा, शिवनाथ और खारून नदियां। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो है एक क्षेत्र याद रखिएगा, हालांकि उद्योग वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र में याद रखिएगा भौतिक संरचनाएं। ठीक है, किस तरीके से पाया जाता है, यानी नंदनी कुंडली में जो है आपका चुना पत्थर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। जामुल हो गया, सिमरिया हो गया। ठीक है, जामुल का नाम अभी हम लोग दोबारा फिर से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एसीसी सीमेंट बनाया गया था, याद रखिएगा। राज्य का सबसे पहला सीमेंट कारखाना यहीं पे बनाया गया है, आपके जामुल में बनाया गया है। ठीक है, राज्य का पहला, ठीक है, कारखाना, सीमेंट कारखाना, इसका नाम है एसीसी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एसीसी। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री, तो याद रखिएगा ये कंपनी बोलते हैं जनरली, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र देखिएगा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले सामाजिक रूप से इसको चीजों को याद रखिएगा। इन क्षेत्र में जो है ना आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम या नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहां पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा यहां पर अनुसूचित जाति मुख्य तौर पर कहां निवास करते हैं, अहिरवारा क्षेत्र में। मतलब ज्यादातर वहां की जनसंख्या कहां पर मिलेगी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या अहिरवारा क्षेत्र में मिलेंगे, बाकी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि विधानसभा क्षेत्र में 5 क्षेत्र जो है जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अहिरवारा में कौन खड़ा होगा, केवल एससी कैटेगरी से ही खड़ा होंगे, रिजर्व होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या कम पाई जाती है, तो रायपुर और दुर्ग में है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो याद रखिएगा रायपुर में सबसे कम मिलेगा अनुसूचित जाति। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बातों को ध्यान रखिएगा जो हमारे सामाजिक परिक्षेप को बताता है। चलिए आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ रखिएगा। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपको दुर्ग मिलता है। ठीक है, दुर्ग में सबसे ज्यादा जो है क्या है, आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है। इसमें एक नाम याद रखिएगा, ठीक है, आईडीसी, यहाँ का आईडीसी है बोराई, आईडीसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, और दुर्ग में क्या है इसका, बोराई नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी जिले में लगभग मैंने आपको आईडीसी बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दुर्ग का जो आईडीसी उसे क्या कहेंगे, बोराई कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बोराई को मत भूलिएगा। कवर्धा का क्या है, अभी परसों, हाँ, हरिन छपरा। ठीक है, नाम मत भूलिएगा, अगर नाम आप आईडीसी का नाम भूल रहे हैं आप पहले से केस से बाहर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हर आईडीसी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको पूछा जाए सिलपहरी कहां पर है, ठीक है, दगोरी कहां पर है, ठीक है, सेलर कहां पर है, तो ये सब बिलासपुर के हैं। ठीक है, तो सभी आईडीसी का नाम आपको याद करना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, बट आपको याद करते चलना, जब जो बातें आपको पढ़ाई जा रही है वो मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे बता दिया दुर्ग का बोराई है, अब ऐसा नहीं कि कल पूछो तो बोराई याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मत कीजिए, याद कीजिए, किसी चीज को याद करने का परमानेंट उसके पीछे पड़ जाइए कि मुझे ये याद होना चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी, याद रखिएगा। नौकरी का सीधा सा आधार है, अगर आपकी मेमोरी है तो नौकरी है, मेमोरी नहीं है तो नौकरी भी नहीं है, फिर प्राइवेट ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नौकरी चाहिए तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने का सीधा सा तरीका है पीछे पड़ जाना। जब हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, कैसे पीछे पड़ते हैं उसको, एक दिन में 20 बार याद करते हैं उसको कि मेरा पैसा वहां फंसा हुआ है। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, धौरा भाटा, धौरा धौरा भाटा। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा राज्य का एकमात्र सीताफल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है, सीताफल।
सीताफल प्रोसेसिंग सेंटर जो है यहाँ पे बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, और राज्य का पहला, क्या देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म कह सकते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर कह सकते हैं, आपका धौरा भाटा क्षेत्र में है, ठीक है। कहां पर आता है ये धौरा भाटा? याद रखिएगा धमधा में आता है, धमधा वाले एरिया में ये आता है, ठीक है, दुर्ग के ही अंदर आता है धमधा, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा मैप में देखते हैं और उसके बाद ये जो आर्थिक क्षेत्र है ना इसके बारे में ज्यादातर बताऊंगा कहां पर, मैप में बताता हूं, क्योंकि कारण है कि इतने सारे फैक्ट्रियों के नाम है ना, जैसे अगर आप इसमें फैक्ट्री कुछ नाम लिख लीजिए या याद कर लीजिए अभी। देखिए एक है आपका भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा है आपका फेरोस्क्रैप प्लांट, इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एसीसी मिलेगा जो वर्तमान में क्या है, बंद है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना जामुल में बनाया गया था, 1965 बनाया गया था और अभी वर्तमान में बंद है। राज्य सरकार फिर से सोच रही है इसके बारे में कुछ करने का, बट अभी तक कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, याद रखिएगा 1965 में। इसके अलावा देखिएगा इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज आता है, तो याद रखिएगा इन क्षेत्रों में आपको कई ऐसे फैक्ट्रियां मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा भारत रिफैक्ट्रीज, भारत रिफैक्ट्रीज, भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका फूड पार्क बोरई, ऐसे कई चीजें हैं याद रखिएगा जो कि आर्थिक क्षेत्र को उन्नत की तरफ लेके जाती है इसके, ठीक है। तो फूड पार्क बोरई में बनाया गया है, याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट है, फेरोस्क्रैप है, एसीसी है, भारत रिफैक्ट्रीज है, फेरोस्क्रैप है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं जिसके कारण यह क्षेत्र जो है नगर निगम में चला गया है, ठीक है। लोग जो है सबसे ज्यादा कहां पर काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक एक करके जो है मैप में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा तो दुर्ग का जो क्षेत्र है ये आपका दुर्ग है, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिएगा इसके आसपास के जिलों को याद रखिएगा, ये जिला है आपका बेमेतरा, ये है आपका बालोद, ये हिस्सा है आपका रायपुर और ये है आपका धमतरी, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो ये हिस्सा है आपका खैरागढ़, छुईकदन, गंडई और ये हिस्सा है आपका राजनांदगांव, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखेंगे तो ये है आपका दुर्ग जो कि मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। दुर्ग जो है यहाँ का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा दुर्ग जिला का मुख्यालय दुर्ग में है, ठीक है। जिला पंचायत कहां पर रहेगा, दुर्ग में रहेगा, ठीक है। अब यहीं से एक रूट जाती है, याद रखिएगा, जो कि राजनांदगांव से आती है और यहां से होते हुए रायपुर निकल जाती है, ठीक है। ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, सड़क है, ये है आपका NH 53, इसका नाम है याद रखिएगा NH 53। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्ग और रायपुर को जोड़ने वाला सड़क कौन सा है, तो NH 53 उसका नाम है, याद रखिएगा, जो दुर्ग और आपके रायपुर को जोड़ता है, ठीक है, दुर्ग और रायपुर को जोड़ने वाला, ठीक है। अब इसी रूट में याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो पहले तो हम तहसीलों को याद रखते हैं, 6 तहसील कौन कौन से हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो देखिए तहसीलों का नाम की बात करें, याद रखिएगा, तो 2 तहसील तो आपको ऐसे याद करना है, एक दुर्ग हो गया, दूसरा भिलाई हो गया, 2 तहसील तो ऐसे याद हो गए, तीसरा पाटन, चौथा धमधा और पांचवा अहिरवारा, ठीक है, अहिरवारा याद रखिएगा, अहिरवारा क्षेत्र है, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा एक है आपका बोरी, ठीक है, ये 6 तहसील याद रखिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहां पर इन 6 तहसील कहां कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसे ही आप जो है ना दुर्ग से इस तरफ जाएंगे, रायपुर से जाएंगे, रायपुर की तरफ, तो देखिए आप रायपुर गए हैं, रायपुर तो गए हैं ना, तो इस तरफ जो है ना रायपुर जाने के लिए आपको NH 130 से बलौदा बाजार के पास याद रखिएगा, बलौदा बाजार का सिमगा जो एरिया है, ठीक है, वहां पर NH 30 चालू हो जाता है, NH 130 खत्म होगा और सिमगा से क्या स्टार्ट हो जाएगा, NH 30 स्टार्ट हो जाएगा। NH 30 से होते हुए जब आप आएंगे तो रायपुर से इधर आएंगे, ठीक है। आरके मॉल का नाम सुना होगा, आरके मॉल रायपुर में है, ये याद रख लीजिए। उस मॉल के पास एक चौक है, उस चौक से कटेंगे ना तो ये चौक आपका उस रूट से बनता है NH 53, ठीक है, वहां से। अब वहां से अब अंदर जाएंगे, याद रखिएगा, तो दुर्ग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझिए कि रायपुर से दुर्ग या भिलाई की जो दूरी है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब भिलाई पहुंचने के लिए आप समझिए कि 1 घंटे में आप रायपुर से भिलाई पहुंच जाते हैं, सड़क अच्छी बन गई है, आप आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो फिर यहां से रायपुर से आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, भिलाई मिलता है, यहाँ क्या है, भिलाई। फिर दुर्ग पहुंचेंगे,
दुर्ग के बाद जाएंगे इस तरफ तो याद रखिएगा ये है आपका अंजोरा, और इसको भूलना नहीं है अंजोरा को, ठीक है। तो भिलाई पहुंचे, फिर दुर्ग पहुंचे, फिर कहां पहुंच गए, अंजोरा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही बेमेतरा की तरफ से भी आना है आपको, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ एक सड़क और चल रही है यहाँ पर, ठीक है, एक सड़क और है जो बेमेतरा तरफ से आती है और बालोद जाती है, ये है आपका SH7, ठीक है, SS7 याद रखिएगा। 5 तो राजनांदगांव तरफ है ना, ठीक है। सबसे लंबा सड़क क्या है आपके पास, स्टेट हाईवे का 5 है, ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, 14 है, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा, इस बात को रट लीजिए अपने आप में कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क स्टेट हाईवे SH, ठीक है, वो कौन सा SH5 है, और सबसे छोटी है आपका 14, ठीक है। 7 को याद करना ही नहीं है, ठीक है, 7 को नहीं रखना है, बस 5 को याद रखना है, 14 को याद रखना है, ठीक है। लेकिन नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो आपका 30 सबसे लंबा है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट हाईवे, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे को कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और स्टेट हाईवे को कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो ये वाली सड़क कौन बनाई है, स्टेट हाईवे की सड़क है, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य सरकार ने बनाया है इसको, ठीक। तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया सड़क, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप इससे इंटर करेंगे तो ये क्षेत्र है आपका पाटन का, जहां से भूपेश बघेल जो है खड़े होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है। और इसी पाटन के पास आपका ये वाला हिस्सा है बोरई, फूड पार्क का क्षेत्र, बोरई का क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका आईडीसी है, यानी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जहां पर हुआ है या कंपनी जहां पर स्थापित हुई है वो बोरई का क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो बोरई में आईडीसी स्थापित है आपका, बोरई वाला क्षेत्र, ठीक है। अब इसी रास्ते में आगे आएंगे तो ये है आपका बोरी, ये नाम दिख रहा है बोरई का, बोरी का, ठीक है। तो ये तहसील है, याद रखिएगा, बोरी तहसील, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, हमने धमधा लिखा, एक बात याद रखिएगा, पाटन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर धमधा है, ठीक है, धमधा है। उसके बाद धमधा, दुर्ग, बोरी, ठीक है। पाटन का जो क्षेत्र है धमतरी के पास पड़ता है, धमतरी की तरफ पड़ता है पाटन, ठीक है, इस तरफ पड़ता है पाटन, याद रखिएगा। धमतरी जाने के लिए आपको पाटन के क्षेत्र से होकर जाने को मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा इस क्षेत्र में जो है आपको अहिरवारा देखने को मिलेगा, एक क्षेत्र आपका अहिरवारा क्षेत्र है, ठीक है। तो अहिरवारा क्षेत्र जो है आपका इस क्षेत्र में आता है, अहिरवारा क्षेत्र। तो याद रहेगा आपको धमधा, 6 तहसील याद रहेंगे, धमधा, दुर्ग, भिलाई, पाटन, बोरी और अहिरवारा, ठीक है। ये सभी तहसील आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और केवल आपको याद रखना है विकास खंड को, तो याद रखिएगा विकास खंड में आपका क्षेत्र कौन से, 3 है, ठीक है। कौन कौन से, तो याद रखिएगा दुर्ग है, धमधा है और पाटन है, ये विकास खंड 3 है, विकास खंड, ठीक है। एक बात और, जब हम सबसे पहले पढ़ा था ना यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, याद है कि कलचुरी शासन में ही एक व्यक्ति हुआ करता था, कल्याण साय, ठीक है। इसने 18-18 गढ़ बनाए थे, तो दुर्ग में भी गढ़ बनवाया था। तो दुर्ग के 2 गढ़ का नाम क्या है बताइए जल्दी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुर्ग और पाटन जो है शुरू से ही गढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो 18-18 गढ़ हुए तब जाकर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है, उसमें से 2 गढ़ का नाम है दुर्ग और पाटन, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दुर्ग क्षेत्र में 2 गढ़ आते हैं, एक दुर्ग आता है और दूसरा पाटन आता है, ठीक है। दुर्ग और पाटन का नाम याद रखिएगा गढ़ों में। चलिए अब देखिएगा इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके दुर्ग क्षेत्र से, ठीक है। तो दुर्ग क्षेत्र को याद रखिएगा, दुर्ग क्षेत्र में जाने से पहले आपको नदी का नाम याद रखना है, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो देखिए आपका ये राजनांदगांव है, और राजनांदगांव से होते हुए नदी एक आती है, और यहाँ दुर्ग से होते हुए आपके बेमेतरा में चली जाती है, ठीक है, यहाँ से बेमेतरा क्षेत्र, ये आपकी शिवनाथ नदी। और बालोद क्षेत्र से एक नदी आती है, याद रखिएगा, जो यहाँ से रायपुर चली जाती है, ये आपकी खारून नदी, ठीक है। तो ये 2 नदियों को याद रखिएगा, पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी निकलती है, गढ़चिरौली से आपकी शिवनाथ नदी निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे दुर्ग क्षेत्र से, देखिएगा दुर्ग में क्या क्या है जानकारी में देखते हैं। तो दुर्ग जो है आगे है, याद रखिएगा, पहले तो शिक्षा क्षेत्र याद रखिए दुर्ग क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में और साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कौन कौन से विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा 4 विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है। पहला हेमचंद यादव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, याद रखिएगा,
ठीक है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग क्षेत्र में। दूसरा नाम याद रखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है। उसी प्रकार आपका शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो है, श्री शंकराचार्य, नाम सुना होगा दुर्ग वाले, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा एक महाविद्यालय है जो कि चंदूलाल चंद्राकर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। चारों नाम पढ़ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। ये चारों विद्यालय है, याद रखिएगा महाविद्यालय विश्वविद्यालय टाइप के, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके संबंध में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो जब भी क्वेश्चन होता है हमेशा चंदूलाल चंद्राकर को पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर। बाकी जितने यूनिवर्सिटी में कुछ प्राइवेट है कुछ गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन मैटर करता है चिकित्सा महाविद्यालय को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए महाविद्यालय के बारे में जब भी आप कॉलेज देखिए, महाविद्यालय का मतलब क्या है, पर कॉलेज है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मेनली यूनिवर्सिटी के संबंध में जब भी क्वेश्चन आएगा या फिर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी के टाइम पर जो क्वेश्चन बना था, अभी आपने याद रखा होगा कि अभी जो एग्जाम हुआ था अभी व्यापम का, उसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के किस यूनिवर्सिटी को जो है आपका ए ग्रेड मिला हुआ है नेक के द्वारा, ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड किसको मिला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में आपका जीजीयू था और घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था, तो उसी को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी मिला है, हाल फिलहाल में मिला है रविशंकर विश्वविद्यालय को, याद रखिएगा, ठीक है। ए प्लस याद रखिएगा इसको कि ए प्लस में जो है किसको मिला है, रविशंकर शुक्ल को मिला है, इस साल मिला है, ठीक है। और कितने साल के लिए रहता है ये, 5 साल के लिए, 5 साल के रहेगा, 5 साल का फिर से चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जोर से बोले, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, भिलाई में, भिलाई पढ़ेंगे ना, हाँ वो भिलाई में है, जितने अभी यूनिवर्सिटी बचे हैं वो भिलाई में है, ठीक है। इंजीनियरिंग पार्क बचा है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर पार्क बचा है, भिलाई को पढ़ेंगे तब। अभी केवल क्या कर रहे हैं, दुर्ग वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, दुर्ग को फोकस कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दुर्ग में जो है आपका एसीसी सीमेंट, याद रखिएगा 1965 में बनाया गया, कहां पर, जामुल में, भूलिएगा मत, ठीक है। एसीसी क्या है, राज्य का पहला सीमेंट कंपनी है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, 1965 में बनाया गया है, याद रखिएगा, जामुल में राज्य का पहला सीमेंट फैक्ट्री है, और वर्तमान में क्या है, ये बंद है, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, अब पहुंचते हैं यहां से आगे की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब जैसे ही आप इधर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे भिलाई के पास, ये है आपका भिलाई, ठीक है। भिलाई के संबंध में याद रखिएगा, भिलाई को कहा जाता है, मैंने बताया था अभी, ज्ञान की राजधानी, खेल की राजधानी सब भिलाई है, दुर्ग नहीं है, भिलाई है, ठीक है। तो भिलाई को कहा जाता है ज्ञान की राजधानी और खेल की राजधानी। यहाँ पर 2 पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक है आपका इंजीनियरिंग पार्क, ठीक है, भिलाई का सॉफ्टवेयर पार्क और इंजीनियरिंग पार्क, याद रखिएगा 2 पार्क है यहाँ पर, एक सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है, जो कि भिलाई में ही है, और इंजीनियरिंग पार्क जो है, याद रखिएगा, ये आपके हथखोज में, भिलाई के अंदर आता है, हथखोज, ठीक है, जगह का नाम है हथखोज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप भिलाई पहुंचते हैं, याद रखिएगा, तो भिलाई में आपको मिलेगा भिलाई स्टील प्लांट 1959, भिलाई स्टील प्लांट 1959, याद रखिएगा, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है, ध्यान रखिएगा, भिलाई में है, और इसमें स्टील मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। इसके बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। पहला, भिलाई स्टील प्लांट जो है, इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ है 1959 में, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा किसके सहयोग से बनाया गया है, तकनीकी सहयोग किया किसने, रूस ने किया है, याद रखिएगा, रूस देश ने तकनीकी सहयोग किया। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है, इसके बारे में, मैत्री बात के बारे में, तो रूस और भारत की मित्रता के लिए रूस और भारत की मित्रता के लिए एक गार्डन बनाया गया, इसका नाम रखा गया है मैत्री बाग, ठीक है।
तो याद रखिएगा मैत्री बाग जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा मैत्री बाग के संबंध में कि यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, मैत्री गार्डन जिसे कहते हैं या मैत्री बाग कहते हैं, 1972 में बनाया गया है। 1972 में बनाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ जानवर मिलेंगे, वाटर फाउंटेन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पिलर है, याद रखिएगा, ठीक है, टावर है जिसमें खड़े होकर आप भिलाई प्लांट को चारों दिशा से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब भिलाई प्लांट के बगल में है जस्ट ये, तो आपको दिखेगा चमकता हुआ पूरा एक देश अलग सा भिलाई प्लांट के तौर पर, ठीक है। तो बस उस पिलर बस याद रखना है, कुछ और बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा मैत्री बाग के बारे में, ठीक है। 1972 में बनाया गया है और ये गार्डन है, इसमें बहुत सारे जानवर आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ खेल भी दिखाया जाता है प्रॉपर जो है, मतलब लोगों को आकर्षित करने का एक केंद्र बनाया गया है आपका मैत्री बाग, क्या रखिएगा, या मैत्री गार्डन के नाम से जाना जाता है। रूस और भारत की मित्रता के सिग्नेचर के तौर पर इसे देखा जाता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से शिक्षा पद्धति है शिक्षा के लिए और कौन कौन से जो है आपके उद्योग हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 उद्योग देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपने देख लिया भिलाई प्लांट, ठीक है। एक आपका फेरोस्क्रेप, दूसरा कंपनी है यहाँ पर फेरोस्क्रेप कंपनी, ठीक है। फेरोस्क्रैप कंपनी याद रखिएगा, ठीक है। फेरोस्क्रैप कंपनी क्या होता है, जनरली जो भिलाई प्लांट जब कुछ प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उससे बचा हुआ जो उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है, उस वेस्ट मटेरियल को उठा के ले जाते हैं और फेरोस्क्रैप करके जो है फिर से नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कबाड़ी वाला समझते हैं ना, बस वही है, समझिए कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने कबाड़ निकलते हैं उसको ये लेकर फिर अपना कुछ प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। फेरोस्क्रैप कंपनी उद्योग वाले टॉपिक में पढ़ते हैं आप इसको, ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा यहाँ पर चुना आपका जो जेपी सीमेंट है, ठीक है। तो जेपी सीमेंट क्षेत्र आपको मिलेगा, जेपी सीमेंट कंपनी और भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी, ये सभी आपके इस क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा भिलाई के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जब आप यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो याद रखिएगा 3 बड़े शिक्षा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। एक है आपका, क्लियर यहाँ तक, भिलाई में देखिएगा, तो भिलाई आप पहुंचे ना, अभी तक भिलाई में है, याद रखिएगा। तो भिलाई में शिक्षा क्षेत्र देखिएगा, ठीक है। तो पहला नाम याद रखिएगा CS BTU, ठीक है, इसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जितने लोग भी इंजीनियरिंग करते हैं याद रखिए छत्तीसगढ़ से एकमात्र विश्वविद्यालय है आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसी के अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में है आपका दूसरा श्री शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, याद रखिएगा। भिलाई में, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा IIT नेवई, आप जिसको बोलते हैं ना IITN, ठीक है। तो यहां से बनते हैं IITN, याद रखिएगा, है ना। जैसे आपने खड़गपुर का नाम सुना होगा, मद्रास चेन्नई IIT सुना होगा, ठीक है, दिल्ली IIT सुना होगा, उसी प्रकार हमारे भी राज्य में जो है एक IIT है, याद रखिएगा, आपके नेवाई भिलाई में है, ठीक है। कौन से क्रम का है राज्य का, 20वें क्रम का है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं पाई जाती हैं वो रायपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। रायपुर में आपको जितने प्रकार के शिक्षण संस्थाएं हैं सभी को मिलेंगे, जैसे IIM का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, MBA करने के लिए IIM जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा उसी प्रकार जो है आपको रायपुर मिलेगा जिसमें सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं, ये याद रखिएगा। 3 क्षेत्र, CSBTU शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसी प्रकार IIT को याद रखिएगा, ये 3 क्षेत्र आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भिलाई में है अभी हम लोग, ठीक है। अब पर्यटन में याद रखिएगा, भिलाई के पर्यटन में तो याद रखिएगा देश की सबसे बड़ी प्रतिमा चंद्रप्रभ की प्रतिमा, याद रखिएगा, यही स्थापित है आपका, इस क्षेत्र में स्थापित है, ठीक है। तो देश की सबसे जैन मूर्ति, जैन भगवान कहते हैं इनको, चंद्रप्रभ, ठीक है। तो याद रखिएगा देश की सबसे बड़ी, आप इसमें एक शब्द जोड़ लिए वरना फिर लगेगा कि कौन है, सही बात है,
ठीक है, भगवान चंद्रप्रभ, याद रखिएगा। ठीक है, इनको भगवान चंद्रप्रभ कहा जाता है और ये देश की सबसे बड़ी ऊंची जो मूर्ति लगाई गई है, ठीक है, भिलाई में लगाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भिलाई के पास जो है ना, जैसे भिलाई से आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद आप पहुंचते हैं कहां पर, वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो भिलाई से आप पहुंचे कहां, चरोदा कुम्हारी वाला क्षेत्र, ठीक है, ये चरोदा है और उसके बाद कुम्हारी है, जहाँ पे ट्रेन रुकती है, आपने सुना होगा कुम्हारी स्टेशन, है ना, वो क्षेत्र याद रखिएगा। तो कुम्हारी आप जाएंगे ना, तो कुम्हारी के पास एक मंदिर है जिसका नाम है देव बलोदा। यहाँ पर एक मंदिर है, नाम है देव बलोदा मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, चरोदा तो नगर निगम है, ये याद रहेगा आपको। 4 नगर निगम का नाम याद रखिएगा, पहला है चरोदा, फिर भिलाई, फिर दुर्ग, और इधर आएंगे तो रिसाली। ठीक है, ये 4 नगर निगम है इसी क्षेत्र में, याद रखिएगा, चरोदा, भिलाई, दुर्ग और रिसाली का क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा। तो यहाँ पहुंच गए आप चरोदा के क्षेत्र में। चरोदा से ना थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे ना, ऊपर की तरफ, तो यही पर है आपका नंदनी खुंदनी। नंदनी खुंदनी नाम मत भूलिएगा, चूना उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, लाइमस्टोन जो है नंदनी खुंदनी का नाम याद रखिएगा। यहीं पर नंदनी माइंस भी है। ठीक है, जो माइंस है, चूना जहां निकाला जाता है, वो यहीं पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि नंदनी खुंदनी हो गया, सिमरिया हो गया, अछौली हो गया, ये सब इसी साइड मिलते हैं, याद रखिएगा। यानी चूना उत्पादन क्षेत्र यहीं पर है पूरा का पूरा। सिमरिया, अछौली, ये सब चूना उत्पादन क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहीं पर चूना प्राप्ति होता है। ठीक है, कौन कौन सा नाम है, नंदनी खुंदनी, सिमरिया, अछौली का क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, आप वापस आते हैं तो दुर्ग के पास, और दुर्ग के पास से जो है फिर वापस आप अंजोरा की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा अंजोरा। देखिए अंजोरा के पास आएंगे ना, तो अंजोरा के क्षेत्र में याद रखिएगा, यहाँ पर अंजोरा जो क्षेत्र है, ये अंजोरा, ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है आपके अंजोरा में। वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, यहां पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। अंजोरा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्र है ये। ठीक है, तो 2 क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ देखिएगा, अंजोरा क्षेत्र को इस बात से याद रखिएगा कि जानवरों के लिए, पशु चिकित्सा के लिए सबसे फेमस क्षेत्र हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है, अंजोरा है, याद रखिएगा। मतलब कभी भी अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी उसी के नाम पर, याद रखिए, कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अब उसका नाम बदल करके वासुदेव चंद्राकर किया गया है, वरना पहले क्या नाम था केवल, ठीक है, तो केवल कामधेनु विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता था अंजोरा का क्षेत्र। तो समझिए कि पूरा का पूरा जो है एक विश्वविद्यालय है वेटनरियों के लिए। ठीक है, वेटनरी के लिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक महाविद्यालय भी है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, और प्लस आपका विश्वविद्यालय भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अंजोरा के क्षेत्र को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ना, आप धंधा क्षेत्र में जाते हैं, तो याद रखिए धंधा क्षेत्र के लिए इसका इतिहास है कि यहाँ पर जो है ना, धंधा क्षेत्र में इसका कौन सा शासन करता था, गोंड राजाओं का मुख्य क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, धंधा क्षेत्र को गोंड राजाओं का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है, और यहीं पर जो है ना, हमेशा लंबे समय तक शासन किसने किया है, गोंड राजाओं ने किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि धंधा क्षेत्र जो है ये गोंड राजाओं का क्षेत्र है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये दर्शाता है कि गोंड राजाओं का सबसे लंबा इतिहास धंधा क्षेत्र के लिए जुड़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, वापस आएंगे आप, ठीक है, धंधा क्षेत्र से वापस आएंगे तो दुर्ग क्षेत्र पहुंचेंगे फिर से। ठीक है, तो दुर्ग में 2 बातें याद रखिएगा, दुर्ग के लिए फिर से 2 बात। ठीक है, दुर्ग जब वापस आते हैं तो इसी रास्ते में जो है ना, आपको बियर संयंत्र मिलता है, सभी जानते हैं बियर, दुर्ग क्षेत्र में, याद रखिएगा, आपके दुर्ग क्षेत्र में बियर संयंत्र स्थापित किया गया है, आपके दुर्ग में, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बियर संयंत्र आपका दुर्ग में है, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा, जब आप कुम्हारी के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, कुम्हारी क्षेत्र में वापस आइएगा, ये देखिए कुम्हारी क्षेत्र हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखिएगा, मोरारजी फर्टिलाइजर कंपनी, कहां पर है, कुम्हारी में है। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी है, याद रखिए, खाद की कंपनी है। ठीक है, रासायनिक खाद, याद रखिए, कुम्हारी क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र दुर्ग में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए देव बलुदा। ठीक है, देव बलुदा के नाम से जानते हैं, प्राचीनतम शिव मंदिर है यहाँ पर, बस याद रखिएगा।
ठीक है, शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। ठीक, अब देखिए वापस धमधा चलते हैं। ठीक है, तो धमधा आप पहुंचे, याद रखिएगा, तो धमधा गोंड राजाओं का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि धमधा क्षेत्र जो है, यहाँ पर धमधा क्षेत्र में और प्राचीन मंदिर है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन किला और प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र धमधा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर और चतुर्भुजी विष्णु मंदिर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, जिनका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। तो खास बात क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, तो खास बात इस मंदिर का यह है कि जो चतुर्भुजी मंदिर है, ठीक है, इसको चतुर्भुजी मंदिर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इस मंदिर का ऊपरी सिरा नहीं है। जैसे नक्का मंदिर के बारे में सुना होगा, ऊपरी सिरा नहीं है, तो इसका ऊपरी सिरा था। ठीक है, उसका तो बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, इसका था, लेकिन क्या हुआ है, नष्ट हो गया है। ठीक है, तो अब जो है मंदिर केवल क्या बचा है, नीचे का हिस्सा बचा हुआ है, याद रखिएगा। तो नीचे का हिस्सा जो बचा हुआ है उसमें शंकर जी यानी शिव जी और उसके अलावा जो है नंदी महाराज बैठे हैं बस। ठीक है, तो दोनों जो है बस बैठे हुए हैं, मतलब यही इसकी खास बात है, जिसमें ऊपरी सिरा नहीं है और शिव जी, शिवलिंग और जो है नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चतुर्भुजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका मंदिर का नाम ही है चतुर्भुजी मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आप पहुंचते हैं कहां पर, बानाबरद में। ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा, बानाबरद, बानाबरद। ठीक है, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार इससे पूछा गया क्वेश्चन है, बानाबरद। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना जो है गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन क्वाइन या सिक्के मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रामगुप्त के और समुद्रगुप्त के मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दो गुप्त शासक, रामगुप्त और समुद्रगुप्त के। ठीक है, रामगुप्त और समुद्रगुप्त के, ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं इस समय में बानावरत से। ठीक है, जब खुदाई हुआ था 1972 में, तब ये प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो लोग थे उन्होंने विष्णु जी को बहुत माना है, वो विष्णु जी की पूजा ज्यादा करते थे, इसलिए यहाँ पर एक आपको बानावरत में विष्णु जी का मंदिर मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा, एक कुंड है जिसे कहा जाता है पाप मोचन कुंड। इस कुंड का नाम रखा गया है पाप मोचन कुंड, यानी पाप कीजिए और, ठीक है, हाँ, तो ऐसा यहाँ पर आपको कुंड मिलेगा बानावरत में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन किस प्रकार के कुंड की बात की जाती है, तो याद रखिए गौ हत्या की बात की जाती है कि गौ हत्या के बाद जो है इस कुंड में नहाने के बाद जो है गौ हत्या समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा इस कुंड का नाम है, गौ हत्या से मुक्ति के लिए इस कुंड का नाम पाप मोचन कुंड रखा गया है। ठीक है, अब अंतिम बिंदु में याद रखिएगा, जब आप पहुंचते हैं दुर्ग के पास, तो यही वो क्षेत्र है जहां पर नगपुरा होता है, नगपुरा। ठीक है, नगपुरा को याद रखिएगा, नगपुरा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि नगपुरा जो है जैन तीर्थंकरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैन के लिए, जैन धर्म के लिए। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या मिलता है या क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा, नगपुरा दुर्ग का जैन तीर्थ स्थल है। यहां पर जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। कितनी प्रतिमा स्थापित है, 15 प्रतिमाएं स्थापित है। ठीक है, तो याद रखिएगा नगपुरा क्षेत्र में। ठीक है, और याद रखिएगा यह क्षेत्र जो है आपके शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ। ये था आपके दुर्ग के बारे में, जिसमें आपने सुना हर एक बिंदुओं को। ठीक है, जितना भी हमने लिखा है इसमें, बोरी क्षेत्र केवल तहसील के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, उतना ही याद रखिएगा, ये तहसील क्षेत्र है। ठीक है, आने वाले समय में बोरी के बारे में आपको कुछ भी और सुनने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, अभी पाटन के बारे में नहीं सुना है, पाटन तो सुन लीजिए थोड़ा सा, पाटन। ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र पाटन है और इसके अंतर्गत जो है भूपेश बघेल जो है, याद रखिएगा, लगातार यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र शासन किए हैं। ठीक है, 5 साल जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पाटन क्षेत्र में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहाँ का शिक्षा क्षेत्र, यहाँ पर याद रखिएगा महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी
उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय याद रखिएगा, पाटन का क्षेत्र आपका। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय साकरा पाटन में आता है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा प्रदेश का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल, जिसमें आपको सिखाया जाएगा स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, ठीक है। तो वो विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। प्रदेश का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पाटन में स्थापित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। साकरा में ही है, ठीक है। और देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय, देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय आपके पाटन क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो 3 पाटन में विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, पाटन के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, नगपुरा का एक प्राचीन नाम था पारस नगर, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नगपुरा जो क्षेत्र है, आपने लिखा है नगपुरा के बारे में, प्राचीन नाम पारस नगर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ में जो है दुर्ग जिला, ये सारे टॉपिक आते हैं दुर्ग जिला के लिए, ठीक है।